हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आचार्य इंस्टीट्यूट की सोशल स्टडी की क्लास में। थोड़ा दिन से ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, थोड़ा दिन से वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा नासाज था। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। अब पढ़ाई की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हिस्ट्री यदि आपको समझना है, इतिहास समझना है, तो अपने अंदर इतिहास को जीना होता है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता ज़रूर है। यही एक बहुत बड़ा सत्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मैं आपको बता देता हूँ फ्रेडरिक सूरियो की कहानी से। 1848 में फ्रेडरिक सूरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला में बनाई थी। ओके, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, संसार रचित किया था उसने। जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों पर आधारित था वो, मतलब वो लोकतांत्रिक समाज बनाया था। ओके, उसके चित्र में लोकतांत्रिकता दिख रही थी। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। आप देखिए, मैंने इसीलिए इसमें जोड़ा है इस पिक्चर को। वही पहले चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए, जो ज्ञान की मिसाल और मानवाधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुए हैं। चित्रों में विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी पहचान के प्रतीक कपड़े और झंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और फिर बहुत सारे देश दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह चित्र राष्ट्रवाद, भाईचारे को और साझी विरासत का प्रतीक है। ओके, ये राष्ट्रवाद को दिखाता है, अपने प्रति देश के प्रेम को दिखाता है कि हम कितना अपने देश को प्रेम करते हैं, ये सब दिखाता है। 19वीं सदी में ऐसे विचारों में राष्ट्र और राज्यों का उदय प्रेरित किया था। ओके, ऐसे ही विचार से राष्ट्र और राज्य बने थे। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रांस क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, फ्रांस क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सन 1789 में हुई फ्रांसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की नींव रखी। इस क्रांति में जनता को सत्ता का स्रोत माना जाता है और राजा के लिए राज्य की जगह जनता के लिए राष्ट्र का विचार पेश किया। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। क्यों इतना हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, सरल भाषा में ही समझ लेंगे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ सरल भाषा में इसको। फ्रांस क्रांति के बाद जो जो बदलाव हुए हमको उनको समझना है। फ्रांसी क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुआ। फ्रांसी क्रांति के दौरान पितृभूमि, मतलब एक ला पार्टी और नागरिक ला क्योटोन नाम का के जैसे नए विचार पेश किए गए, जो समान अधिकार और राष्ट्र एकता पर आधारित थे। सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाला संविधान बनाया गया। जैसे हमारा संविधान है, वो सभी नागरिकों को एक साथ लाता है, एक साथ उन सभी को यूनाइट करता है, उन सभी को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हमारे यदि संविधान ना हो तो लोग अलग थलग हो जाएंगे, अपने भाषा, अपने पहनावे, अपने जात, अपने मजहब को लेकर। इसीलिए संविधान होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र पहचान को मजबूत करने के लिए नया तिरंगा झंडा बनाया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया था और राष्ट्र के नाम पर नए गीत लिखे गए, शपथ ली गई और शहीदों का सम्मान किया गया। ये सब ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक देश के प्रति प्रेम नहीं जगाइएगा, जब तक देश के प्रति आप जागरूक नहीं होइएगा, तब तक आपको क्रांति नहीं हो सकती है। इसीलिए इसके साथ ही व्यवस्था में सुधार लाते हुए सामान कानून लागू किया गया था। सामान कानून बहुत ज़रूरी है। ओके, क्षत्रिय बोले
बोलियों की जगह पेरिस की फ्रेंच को राष्ट्रभाषा में बदल दिया गया। अलग अलग बोली के जगह जो फ्रांस की अपनी राष्ट्रभाषा थी फ्रांसी, उसको ही वहाँ की राष्ट्रभाषा को प्रेरित कर दिया। फ्रेंच को ही राष्ट्रभाषा बना दिया गया। फ्रेंच के अलावा यदि कोई राष्ट्रभाषा नहीं थी। आंतरिक कर समाप्त किए गए। जो भी कर लिया जाता था, जो भी ब्याज लिया जाता था, जो भी पैसा वसूला जाता था हमारे लोगों से, जो भी मिडिल क्लास थे, जो भी छोटे लोग थे, उनसे पैसा वसूला जाता था, उसको कम कर दिया गया या उसको ख़त्म ही कर दिया गया। और सामान माप तौल की प्रणाली सामान नाप तौल मतलब यूनिफॉर्म मेजर यूनिट लाया गया यहाँ पे। ओके, मतलब जितना 1 किलोग्राम में कितना होगा ये सब इसमें तय किया गया। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम्स होगा ये सब सारा चीज़ तय हो गया था। ये सुधार राष्ट्रीय एकता और आधुनिक प्रशासन की नींव बने। क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, ये दूसरा मेरा ये थी, क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसके कारण ज़्यादा बोल पाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। फ्रांसी क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में महसूस किया गया था। ओके, जो भी फ्रांस की ये क्रांति थी उसका पूरा प्रभाव यूरोप में पड़ा था। फ्रांस क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य यूरोप को निरंकुश शासकों से मुक्त करना है। मतलब जो भी शासक थे उस समय यूरोप में, उन सभी से मुक्त करने के लिए ये क्रांतिकारी लोग घोषणा कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिए कि हम इन सभी से मुक्त करेंगे, अपने एथिस को राज शासकों से मुक्त करेंगे। जो भी राजघराना थे उन सभी से मुक्त करके जनता के हाथ में एक तरह से सत्ता को देना। राजघरानों से जनता के हाथ में सत्ता को देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में, बहुत बड़ा। इसके तहत फ्रांस की सेनाओं ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्कॉटलैंड और इटली जैसे देशों में प्रवेश कर क्रांति और राष्ट्रवाद के विचारों का प्रचार किया। फ्रांस की सेनाओं ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, इटली जैसे देशों में भी घुसकर क्रांति और राष्ट्रवाद के विचारों का प्रचार किया। इन विचारों को अपनाने और क्रांति को समर्थन देने के लिए विभिन्न देशों में जैकोबिन क्लब बनाए गए। जैकोबिन क्लब एक क्लब का नाम था जहाँ पे ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात कर सकते थे, क्रांति के बारे में बात कर सकते थे। ओके, तो वहीं पे ये सब बात होता था। क्रांतिकारी लोग वहाँ पे एक साथ इकट्ठा होते थे और इसके बारे में बात करते थे। जैकोबिन क्लब उसको कहते हैं, जैकोबिन क्लब जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण उस समय कहा गया है, जो फ्रांसी क्रांति के सिद्धांतों को फैलाने में सहायक बने थे। देखिए नेपोलियन और उसके सुधार। देखिए नेपोलियन जब आया ना 1804 में, लागू ही नेपोलियन संहिता ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। वो नेपोलियन जो था वो पूरा सुधारने लग गया था, पूरा एकदम चेंज कर दिया था, अलग थलग कर दिया था। इस संहिता ने जन्म आधारित विशेषकारों को समाप्त करते हुए सभी नागरिकों के लिए कानून में सक्षम समानता और संपत्ति का अधिकार को सुनिश्चित किया। मतलब सबको समान अधिकार मिलेगा और
सामान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए सबके पास और सबको सम्मान मिलना चाहिए। इसका प्रभाव फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डच गणराज्य, स्कॉटलैंड, इटली और जर्मनी जैसे क्षेत्रों में भी लागू हुआ था। इसने समानती व्यवस्था को खत्म कर किसानों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। इसने जो किया ना, किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की। इसने बहुत ही मुश्किल ऐसा करना होता है, लेकिन इसने किया। इसका प्रभाव फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, डच में भी था इसका प्रभाव, गणराज्य में भी पड़ा, उसका प्रभाव स्कॉटलैंड में भी पड़ा, इटली में भी पड़ा और जर्मनी जैसे क्षेत्रों में भी पड़ रहा था। यातायात और संचार में सुविधा से औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग को विशेष रूप से लाभ हुआ। एक समान कानून, माप-तौल और मुद्रा ने व्यापार को सरल और पूंजी के आवागमन को सुगम बना दिया, जिसके औद्योगिक वर्ग को व्यापक आर्थिक लाभ हुआ। इसके वजह से जो भी व्यापारी लोग थे वो बहुत अच्छा से बिजनेस कर पाए और बिजनेस में उन लोगों को बहुत सारा लाभ होना स्टार्ट हो गया। ये सब एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इन सभी के बारे में आपको समझना होगा और जानना होगा। बिन जाने इन सभी के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको फ्रांस के बारे में समझा दिया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जो था, अब वो के ऊपर चलते हैं। उससे पहले भी एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रांसीसी सेना का हॉलैंड, स्कॉटलैंड और अन्य शहरों में शुरुआत में स्वतंत्रता के दूत के रूप में स्वागत हुआ, क्योंकि वे सामंती शासकों से मुक्ति एवं प्रशासनिक सुधारों को आदेश और संदेश लेकर आए थे। हालांकि जल्द ही लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, बढ़े हुए कर और सेंसरशिप और फ्रांसीसी सेनाओं में जबरन भर्ती जैसी समस्याएं उभरने लगी थी। इन परिस्थितियों में प्रशासनिक सुधारों के फायदा को कम प्रभावशाली बना दिया था और लोगों की उम्मीद धीरे धीरे निराशा में बदल गई। अब न्यू टॉपिक पे आ चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। जहाँ तक कि हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति, अब मैं यूरोप के बारे में बताता हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में 18वीं सदी के माध्यम में यूरोप आधुनिक राष्ट्र में नहीं बढ़ रहा था। इस समय यूरोप राजशाही और साम्राज्यों में बटा हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी भिन्न थी, मतलब अलग थी। राष्ट्रवाद का उदय ये कैसे हुआ यूरोप में? फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के दौरान समाज और राजनीतिक पर कुलीन वर्ग का प्रभुत्व कायम रहा। मतलब फ्रांसीसी क्रांति और फिर कोई भी क्रांति के दौरान समाज पर, राजनीतिक और समाज पर कुलीन वर्ग, मतलब जो भी ऊपर का वर्ग था, जो भी टॉप लेवल क्लासेस थे या फिर फर्स्ट क्लास था, उसका
एथी बना रहा है यहाँ पे, प्रभाव तो बना ही रहा। समाज का सबसे बड़ा हिस्सा किसान वर्ग था, जबकि औद्योगिक क्रांति के बाद वाणिज्यिक वर्ग और मजदूर वर्ग के साथ एक नए मध्य वर्ग का उदय हो रहा था, मतलब एक नया वर्ग बन रहा था। इस दौर में उदारवादी राष्ट्रवाद का विचार उभर रहा था, जिसमें उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता, कानून के सक्षम समानता और सरकार की सहमति, संविधान और निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करना था। ओके, इस सब को एक साथ लाना था। हालांकि इस उदारवादी में मताधिकार सीमित था और केवल संपत्ति वाले पुरुष को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था। वही मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, तो पहला तो वोट के लिए राइट चाहिए, ठीक है, राइट टू वोट, वोट का अधिकार, प्लस हम लोगों को यहाँ पे महिलाओं को वोट देना पड़ेगा, जो भी कोई भी वर्ग की महिला है उन सभी को, और पुरुष को, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबका वोट एक समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से बाहर रखा जाता था। और ऐसे में तो लोग बड़े पैमाने पर ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से दूर ही रहेंगे। ऐसा यदि वोट सिस्टम हो तो कोई भी दूर रहे, बस लोगों को देने का वोट, बड़े लोगों को वोट देने का अधिकार हो और छोटे लोग वोट दे ना पाए, तो ये तो छोटे लोगों का अधिकारों का हनन हुआ। देखिए, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव क्या आया। नेपोलियन के शासनकाल में आर्थिक सुधारों के तहत फ्रांस और उसके अधीन क्षेत्रों में समानती व्यवस्था प्राप्त की गई, जिससे किसानों और व्यापारिक वर्ग को स्वतंत्रता मिली। 1834 में जर्मनी में ज़ोलवेराइन का गठन किया गया, जिसने व्यापार और आसान बनाने के लिए एक समान कानून, मुद्रा और नापतोल का प्रणाली लागू किया। वहीं राजनीतिक बदलावों के तहत 1815 में वियना कांग्रेस ने पुराने राजतंत्रों को बहाल किया, फ्रांस की सीमाओं को नियंत्रित किया और यूरोप में एक नई रुद्रवादी व्यवस्था का स्थापित की, जिससे क्रांतिकारी विचारों को दबाने की कोशिश की गई। ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि क्रांतिकारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और यूरोप में क्रांति बढ़ चुका था। वहीं बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की। राष्ट्रवादी आंदोलन पर दमन के चलते कई नेता भूमिगत हो गए और गुप्त संगठनों का निर्माण किया। कई नेता ने गुप्त संगठनों का निर्माण किया, मतलब एक सीक्रेट सोसाइटी का, उसी से एक नाम आता है सीक्रेट सोसाइटी से, मैं बताता हूँ आपको। गिस्पी मैजिनी। गिस्पी मैजिनी एक ऐसा नाम है ना जिससे बहुत सारे लोग डरते थे। यूरोप में पूरा उसके नाम से थरथराते थे लोग। गिस्पी मैजिनी जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने, उसने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों का स्थापना किया था, जिनका लक्ष्य गणतांत्रिक राष्ट्र बनाना था। उनका राष्ट्र एक ही था, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना, एक अच्छा राष्ट्र बनाना। दूसरी ओर रुद्रवादी नेताएं जैसे
मैटरनिक ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए सेंसरशिप और दमन की नीति अपनाई। कुछ सेंसरशिप, कुछ एथी लगाए गए, बहुत सारे टैक्स लगाए गए, बहुत सारे एथी लगा दिए गए। कई नेताओं को बंद भी कर दिया गया जेलों में। कई नेताओं को बहुत सारी सजाएं भी दी गई, लेकिन ये सब यही सेंसरशिप और दमन करने का तरीका काम नहीं आया। हालांकि इन कठिनाइयों के बावजूद स्वतंत्रता और मुक्ति की भावना धीरे धीरे बढ़ती रही थी, जिससे राष्ट्रवाद का विचार हुआ, जिससे राष्ट्रवाद का विस्तार भी हो गया था। जैसे जैसे आप जो चीज़ को दबाते हैं वो ऊपर होते जाता है। वही चीज़ है, प्रेशर डालने पे और प्रेशर अब्जॉर्ब करके निखर जाता है। वही बात है, यहाँ पे प्रेशर अब्जॉर्ब हो रहा था और लोग कठिनाइयों के बावजूद भी अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए तैयार थे। वहीं राष्ट्रवाद और आर्थिक विकास हो रहा था। औद्योगिक वर्ग, जिसमें व्यापारी और उद्योगपति लोगों का बहुत बड़ा प्रमुख भूमिकाएं थी, उन्होंने एकीकृत बाजार की मांग की, जिससे व्यापार और उद्योग के विकास के लिए सामान्य नियम लागू किए गए। रेलवे और व्यापारिक नेटवर्क के विस्तार ने न केवल आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाया, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया। इसी एकीकृत आर्थिक व्यवस्था ने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिससे साझा आर्थिक हितों ने लोगों को एकजुट किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत किया। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा पीडीएफ भी। हमारी वेबसाइट भी खुलेगी जल्दी और उस पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, इसका पूरा डिटेल के साथ, और हैंड राइटिंग पीडीएफ मिलेगा, वो भी मेरे हाथों से। इसीलिए हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अलग इसके ही आगे बढ़ते हुए अलग वीडियो के साथ। मैंने अब तक आपको सारे चीज़ समझा दिए हैं इसके बारे में, जहाँ तक भी है मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया है, कैसे कैसे लोग थे और क्या क्या चल रहा था। सब चीज़ मैंने आपको दिखाया भी है और समझाया भी है। इसलिए मैं अब आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और बाय।